हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की है और अभी तक हम लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में बहुत कुछ जान लिया, उसके बारे में समझ लिया। आज का जो हमारा क्लास है वो डीसी जनरेटर का लास्ट टॉपिक होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग आज कवर करने वाले हैं कि डीसी जनरेटर की हानियाँ क्या होती है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रियाएं क्या होता है और डीसी जनरेटर के जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और आज हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में पिछली क्लास का जो वीडियो वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक दिया गया है, जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको आज का क्लास क्लियर रूप से समझ में आएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और आपको हम बहुत बढ़िया से समझाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीसी जनरेटर की हानियाँ क्या होती है, कितने प्रकार के डीसी जनरेटर की हानियां होती है, कैसे इसके हानि को हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि डीसी जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो जब इस प्रक्रिया के दौरान जब ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो कुछ विद्युतिक ऊर्जा जो होती है वह उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हमको जितना विद्युतिक ऊर्जा मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है और विद्युतिक ऊर्जा का हानि होने लगता है, क्षति होने लगता है। और यही हमारा जो हानि होता है विद्युत ऊर्जा की, यही हमारा जो क्षति होता है वो डीसी जनरेटर की हानियाँ कहलाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ पहले उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे टॉपिक बताते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, डीसी जनरेटर की हानियाँ क्या होती है वो आप क्लियर रूप से समझ गए। अब हम लोग जान लेते हैं कि डीसी जनरेटर की हानियाँ कितने प्रकार की होती है। तो इसकी हानियाँ की अगर हम बात करें तो डीसी जनरेटर में टोटल 3 हानियाँ होती है, आ रही है समझ में। और जो हमारा पहला जो हानि होता है वो हमारा होता है आयरन लॉस। ठीक है, इसको हम लौ हानि के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा डीसी जनरेटर में जो हानियाँ होती है उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं और इसको हम ताम्र हानि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो हमारा तीसरा जो हानि होता है उसको मैकेनिकल लॉस कहते हैं और इसको हम यांत्रिक हानियाँ कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले जान लेते हैं कि आयरन लॉस क्या होता है, उसके बाद हम लोग कॉपर लॉस और मैकेनिकल लॉस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, डीसी जनरेटर में आयरन लॉस की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे आप समझ जाइए कि डीसी जनरेटर में जो लोहे की जो पाट पुर्जा जो होती है ना, उसके द्वारा जो विद्युत का जो क्षय होता है, जो हानि होता है, वही हमारा आयरन लॉस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमने लिखा है कि आर्मेचर तथा फील्ड कोडों के द्वारा, ठीक है, आर्मेचर क्या होता है, फील्ड कोड क्या होता है, ये सब हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट उसका बना दिया गया और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया, वो पहले जा करके आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि आर्मेचर तथा फील्ड कोडों के द्वारा, ठीक है, होने वाले वैद्युतिक हानि को हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। आगे समझ में चलिए। और ये जो हानि होता है आयरन लॉस, ठीक है, ये एक प्रकार की स्थिर हानि होती है। समझ में आ रही बात, क्या होती है, स्थिर हानि होती है। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आयरन लॉस होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक नंबर में आता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, क्या आता है, हिस्टैरिसीस लॉस आता है। और दूसरा जो हमारा होता है, आप दूसरा यहाँ पर नोट कर लीजिए, दूसरा हमारा होता है यहाँ पर एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस लिख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया कि डीसी जनरेटर में लोहे के जो पार्ट पुर्जे होते हैं उसके द्वारा जो वैद्युतिक ऊर्जा का जो हानि होती है वो हमारा आयरन लॉस कहलाता है। आयरन लॉस हमारा स्थिर हानि होती है और ये 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा हमारा होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, कैसे इसको आप कम कर सकते हैं, और एडी करंट लॉस क्या होता है और इसको भी आप कैसे कम कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले तरह आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है। पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हिस्टैरिसीस लॉस की अगर हम बात करें तो हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जब जनरेटर वर्क करती है तो क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, उसको विद्युत ऊर्जा जनरेट करती है। ठीक है, तो जब विद्युत ऊर्जा जनरेट करती है तो उसमें जो लौह युक्त जो पदार्थ लगे होते हैं, लोहे की जो उसमें पदार्थ जो पाट पुर्जा लगा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बार बार उसमें चुंबक बनने लगता है। ठीक है, और वो चुंबक फिर बनता है और फिर वो चुंबक खत्म हो जाता है।
कहने का मतलब है कि जो लौह युक्त जो पदार्थ होते हैं वो बार बार चुंबकित होते हैं और बार बार विचुंबकित होते हैं, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा की कमी होने लगती है, विद्युत ऊर्जा का वहाँ पर क्षय होने लगता है। और ये जो क्षय है क्या कहलाता है? यही हमारा क्षय हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। आ रही है समझ में? यही यहाँ पर हमने लिख दिया है कि लौह आदि चुंबकीय पदार्थ का बार बार चुंबकित होने में, ठीक है, और फिर उस वहाँ पर जो चुंबक जो बना है उस चुंबक का विचुंबकित होने में विद्युत ऊर्जा का जो क्षय होता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की जो कमी होती है वही कमी हमारा क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। आ रही समझ में? चलिए, हिस्टैरिसीस लॉस की अगर हम बात करें तो इस लॉस को कभी भी कम मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इस हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्मेचर की जो कोर होती है ना, ठीक है, क्या आर्मेचर की जो कोर होती है, कोर को हम सिलिकॉन लेपित कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? सिलिकॉन लेपित कर देते हैं। चलिए, आ रही है समझ में? यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है कि सिलिकॉन लेपित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आर्मेचर की जो कोर होती है ना उसको सिलिकॉन से लेपित कर दिया जाता है। आ रही है समझ में? और इसमें सिलिकॉन की जो मात्रा होती है, बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो 2 से 4% के बीच होता है। आ रही है समझ में? कितने परसेंट? 2 से 4% के बीच ही होता है, ठीक है। और जब आर्मेचर जो यहाँ पर जो हिस्टैरिसीस होता है वो बहुत ज़्यादा यदि बढ़ जाता है तो उसको और अधिक कम करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर सिलिकॉन की जो मात्रा है 2 से जो 4% होती है उसको हम बढ़ा करके 5% कर देते हैं। आ रही समझ में? चलिए, और यहाँ पर जो आर्मेचर की जो कोर होती है ना इसकी लंबाई जितनी बढ़ेगी हिस्टैरिसीस लॉस उतना ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। आ रही समझ में? चलिए, तो यहाँ पर पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एडी करंट लॉस क्या होता है और उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात हम आपको बताना भूल गए हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि हिस्टैरिसीस लॉस ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, ठीक है। समझ में आ रहा बात? और उस सूत्र को हम क्या कहते हैं? WH बराबर, ठीक है, यहाँ पर BM के पावर 1.6 गुने F इंटू V होता है। आ रही है समझ में? चलिए, जहाँ यहाँ पर जो WH जो दिखाई पड़ रहा है इस WH को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, और यहाँ पर जो BM दिखाई पड़ रहा है इसको हम अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर F से जो यहाँ पर सूचित किया जाएगा इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है भी, यहाँ पर आर्मेचर की जो कोर का जो आयतन होता है ना उसको यहाँ पर डिनोट किया गया। आ रही है समझ में? चलिए, तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि एडी करंट लॉस होता क्या है। पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम जानते हैं कि जब आर्मेचर जब रनिंग करती है, ठीक है, तो वो क्या होता है? उसके द्वारा जो फील्ड जो पोल होता है वो विद्युत फ्लक्स का जब उत्पन्न करती है तो वो आर्मेचर उस विद्युतीय फ्लक्स को उसको कटिंग करने लगता है, उसका छेदन करने लगता है, ठीक है। तो जब आर्मेचर जो है वह पोल द्वारा उत्पन्न विद्युत फ्लक्स को जब छेदन करता है, जब उसको कटिंग करता है, तो जो उसकी आकृति जो होती है ना वो भंवर की तरह बनने लगती है। अरे समझ, और उस भंवर की तरह जो आकृति बनता है उससे विद्युत ऊर्जा का क्षय होने लगता है, और उसी क्षय को हम एडी करंट लॉस कहते हैं। अरे समझ में? चलिए, यहाँ पर जो हम बोले वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आर्मेचर घूर्णन करती है, रनिंग करती है, तो फील्ड पोलों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को छेदन करती है, मतलब उसको काटने लगती है, ठीक है। फ्लक्स का छेदन करने से इसकी आकृति जो है ना इस प्रकार से भंवरे की तरह बनने लगती है। अरे समझ में? चलिए, और इससे क्या होता है? वैद्युतिक ऊर्जा का हानि होने लगता है, क्षय होने लगता है, और इसी को हम एडी करंट लॉस कहते हैं। अरे समझ में? चलिए, यहाँ पर एडी करंट लॉस ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वहाँ पर इसको हम कहते हैं WM बराबर होता है BM स्क्वायर इंटू T स्क्वायर इंटू F स्क्वायर होता है। यहाँ पर WE को यहाँ पर हम नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पर आपको बोल करके बता रहे हैं कि WE को हम एडी करंट लॉस कहते हैं। अरे समझ, और यहाँ पर ये जो T जो दिखाई पड़ रहा है ना ये चालक की मोटाई दर्शाता है, और यहाँ पर जो F दिखाई पड़ रहा है इस F को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अरे समझ, और यहाँ पर जो BM लिखा हुआ है ना ये अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है।
आगे समझे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि एडी करंट जो लॉस होता है उसको आप कम कैसे कर सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए बस आपको क्या करना होगा कि आर्मेचर की जो कोर होती है ना, उस कोर को बस आप पत्ती नुमा बना दीजिए, उसकी जो मोटाई है उसको आप कम कर लीजिए, ठीक है। तो आर्मेचर की जो कोर होता है उसकी जो मोटाई होता है ना, उसकी जो मोटाई होता है कम से कम 0.6 mm होता है, ठीक है। 0.6 mm होता है, अरे समझ। चलिए तो जो उसकी जो कोर होती है उसको जब आप कम कर दीजिएगा, पतला कर दीजिएगा, तो ये जो एडी करंट लॉस जो होता है ना वो खत्म तो होता नहीं है लेकिन कम हो जाता है। चलिए हम आशा करते हैं कि एडी करंट लॉस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉपर लॉस क्या होता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि कॉपर लॉस क्या होता है। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट करिएगा, ठीक है। तो कॉपर लॉस होता क्या है तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। कॉपर लॉस को ही हम लोग ताम्र हानि कहते हैं। तो ये क्या होता है, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के द्वारा, ठीक है, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के द्वारा, जो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है ना तथा कार्बन बरस के द्वारा विद्युत ऊर्जा का जो क्षय होता है, वही क्षय हमारा क्या कहलाता है, ताम्र हानि कहलाता है, ठीक है। कॉपर लॉस कहने का मतलब है कि जो कॉपर से जो लॉस होता है ना, जैसे कि फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो कॉपर की वाइंडिंग किया जाता है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है वो कॉपर की होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो उसमें जो जब इसमें विद्युत ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, जब वो हीट करती है ना, तो उसमें जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, उस रेजिस्टेंस के द्वारा जब यहाँ पर जो लॉस होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं, आगे समझ में। और ये जो हानि होती है कॉपर लॉस, ये लोड परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। लोड बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगी, लोड घटेगा तो कॉपर लॉस घटेगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ताम्र हानि बराबर I² R होता है, ठीक है। इसका ये जो सूत्र है ना, यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मैकेनिकल लॉस के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे। चलिए अब हम लोग यांत्रिक लॉस के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। यांत्रिक लॉस जो है वो नाम से क्लियर है, इसको मैकेनिकल लॉस कहते हैं। तो यहाँ पर ये नाम से क्लियर है कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जितने भी मूव करने वाला जो पार्ट होता है ना, जो घूमने वाला पार्ट होता है, ठीक है, उससे जो हमारा लॉस होता है वो हमारा है क्या कहलाता है, मैकेनिकल लॉस कहलाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर के वायु के घर्षण से, ठीक है, बियरिंग के घर्षण से, ब्रशों के साथ कम्यूटेटर के घर्षण से जो हमारा लॉस होता है ना, वही लॉस हमारा मैकेनिकल लॉस कहलाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सीधे से हमारा ये फंडामेंटल था, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बारे में हम लोग उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो ये होता क्या है कि आर्मेचर द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स का क्या करती है, वो विरोध करती है, ठीक है। और यही हमारा आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। कुछ समझ में नहीं आया, चलिए देखिए, ये जो आर्मेचर होती है ना, जब ये वर्क करती है तो ये क्या करता है, इसके द्वारा जो फील्ड फ्लक्स जो बनता है ना, जो चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स क्या करती है, फील्ड पोलों के द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है ना, उसका ये विरोध करने लगती है। अरे समझ में, उसका ये क्या करती है, विरोध करने लगती है। और यही विरोध जो क्या कहलाता है, यह आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आगे समझ में चले। आर्मेचर प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये जो है ना दो प्रभाव से होता है। एक हमारा होता है क्रॉस मैग्नेट और दूसरा हमारा होता है डी मैग्नेट, ठीक है। क्रॉस मैग्नेट को हम लोग प्रति चुंबकन कहते हैं और डी मैग्नेट को हम लोग विचुंबकन कहते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस मैग्नेट क्या होता है वो आप यहाँ पर सुन लीजिए, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्रॉस मैग्नेट होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि जो हमारा फील्ड पोल होता है ना, फील्ड पोल संतृप्त होने से पूर्व, ठीक है, फील्ड पोल संतृप्त होने से पूर्व जिस अवस्था में रहती है ना, वो अवस्था हमारा क्रॉस मैग्नेट कहलाता है, ठीक है। और डी मैग्नेट होता क्या है कि जब जनित्र में फील्ड फ्लक्स जो बनता है ना, फील्ड में जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स का मान धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। तो एक ऐसा समय आता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मान शून्य हो जाता है, और जो शून्य होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, डी मैग्नेट कहते हैं, उसी को विचुंबकन कहते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको यह क्लियर रूप से समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा डीसी जनरेटर का जो क्लास था वो बिल्कुल क्लियर रूप से ख़त्म हो चुका है। अभी तक आप लोगों ने हमारा डीसी जनरेटर का पूरा पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से जा करके आप इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको डीसी जनरेटर से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट न रहे, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में न फंसे। तो चलिए आज के लिए इतना है। आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगेगी तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी आगे की जो आने वाली वीडियो है डीसी मोटर, उसके जो वीडियो है ना वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना है।